मैं जब अपने ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले से दूसरे शहर से 1 महीने के बाद घर लौटा तो माँ मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो वह मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो पता है कि 1 हफ्ते पहले अनुष्का का जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन की पार्टी करके जब से लौटी है तब से वह अपने कमरे में ही घुसी हुई बैठी है। ना तो वह ठीक से खा पी रही है और ना ही वह मुझसे कोई बात कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छी खासी वह हंसती खेलती हुई अपने जन्मदिन की पार्टी को मनाने के लिए गई थी, लेकिन जब से लौटकर वहाँ से आई है उसे न जाने ऐसा क्या हो गया है कि जैसे उसे कोई सदमा सा लग गया हो या जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने तो उससे कई बार पूछने की कोशिश की तो वह बस हर बार यही कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आखिर तेरी तबीयत को हुआ क्या है, तो कहने लगी कि बस मुझे थोड़ी सी थकान है जिस वजह से हल्का बुखार है। लेकिन 1 हफ्ता होने को जा रहा है पर उसकी तबीयत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर को भी दिखाने नहीं गई। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि वह बिल्कुल घर से बाहर कदम रखना ही नहीं चाहती है। यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं जा रही है और ना ही म्यूजिक क्लास जा रही है, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने अपनी म्यूजिक क्लास को बंक किया हो। मेरा तो ये सब सोच सोच कर दिमाग ही खराब हो रहा है कि ना जाने इस लड़की को क्या हुआ है। और अच्छा हुआ बेटा जो तुम वापस आ गए। अब तुम ही जाकर उससे पूछो कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है जो उसने अपना ये हाल बना रखा है। माँ की ऐसी बातें सुनकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया। एक तो मैं इतने दिनों बाद लंबा सफ़र करके घर लौटा था जिसकी वजह से मुझे पहले ही बहुत थकान लग रही थी, लेकिन अपनी भांजी की हालत अपनी माँ के मुंह से सुनकर मुझे बड़ी अजीब सी टेंशन होने लगी थी। फिर मुझे तुरंत ही अनुष्का के बेस्ट फ्रेंड रोहित के बारे में याद आया। मैंने माँ से कहा कि इस हफ्ते में रोहित उससे मिलने तो आया ही होगा। माँ ने कहा यही तो बड़ी अजीब बात है कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि रोहित इतने दिनों तक घर पर ना आया हो, लेकिन इस बार जन्मदिन की पार्टी के बाद वह भी एक बार भी अनुष्का से मिलने के लिए नहीं आया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों की फ़ोन पर बात भी नहीं हुई है। इसीलिए तो मैं और भी ज़्यादा घबरा रही हूँ। या फिर ऐसा क्या हो गया है, होना हो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों के बीच में ही बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर परेशान है और हम लोगों को कुछ भी बता नहीं रही है। और इसीलिए तो रोहित भी उससे मिलने नहीं आया, वरना अनुष्का की तबीयत ठीक ना हो और रोहित उसे देखने तक ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद मैं तुरंत ही अनुष्का के कमरे में गया। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि अनुष्का अपने बेड पर चुपचाप बैठी हुई सामने की तरफ एकटक देख रही थी। मैं उसके पास ही जाकर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि अनुष्का बेटा बताओ क्या बात है, क्या तुम्हारा रोहित से झगड़ा हुआ है। लेकिन अनुष्का ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे आने का पता तक नहीं चला। ये देखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से हिलाया और उससे एक बार फिर से कहा कि तुम आखिर किन ख्यालों में खोई हुई हो। लेकिन तभी अचानक वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे बिल्कुल दूर रहना। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं खुद बहुत दंग रह गया कि वह मुझसे ऐसे क्यों कह रही है। वह लगातार चीखती चिल्लाती रही। मैंने उस पर कस के चिल्लाया और उसे उसके दोनों कंधों को पकड़कर शांत कराया और उससे कहा कि अनुष्का मैं हूँ तुम्हारा मामा रजत। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वह किसी नींद से जागी हो। उसे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि मैं उसका मामा हूँ, वह एकदम से खुश हो गई और कहने लगी मामा जी आप आ गए। और फिर वह मेरे गले से लग गई। मैं भी उसके सर को सहलाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। अब तो मैं इस सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरी भांजी को ऐसा क्या हुआ कि वह इतना ज़्यादा खोई हुई थी कि ना तो उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और ना ही उसे ये पता चला कि उसके सामने उसके मामा बैठे हैं, बल्कि वह तो मुझे ना जाने क्या समझ रही थी।
जो मुझसे इस तरह की बातें वह लगातार बोलती चली जा रही थी। मैंने उसे शांत कराकर पानी पिलाया। फिर मैंने उससे कहा, अनुष्का, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ, तुम्हारे मामा उसे छोड़ेंगे नहीं? मेरी ये बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर अजीब सी परेशानी छा गई और वह लड़खड़ाती हुई जुबान में कहने लगी, नहीं तो मामा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं तो कब से तुम्हारे पास बैठा था और बार बार तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा रोहित से झगड़ा हो गया है, लेकिन तुम तो अचानक से ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरह से तुम मुझसे कहोगे। तो वह अपनी नज़रें मुझसे चुराते हुए कहने लगी, वो मामा जी, दरअसल मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था और बस उसी का असर मेरे दिमाग पर था, जिसकी वजह से मैं आपसे इस तरह से बात करने लगी थी। और तो कोई भी बात नहीं है। अपनी भांजी को मैं बहुत अच्छे से जानता था। मैं समझ चुका था कि वह मुझे कुछ भी सीधी तरह से तो नहीं बताने वाली, और अगर मैं ज़्यादा पूछूंगा तो फिर हो सकता है कि वह रोने लगे। इसीलिए मैं उसे आराम करने का कहकर चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ गया। फ्रेश होकर मैंने भी खाना खाया। उसके बाद माँ मुझसे पूछने लगी कि अनुष्का ने तुम्हें कुछ बताया? तो मैंने उदास होकर इनकार में सिर हिला दिया। अब तो मैं भी बहुत परेशान था और माँ भी, लेकिन माँ की परेशानी को दूर करने के लिए मैंने उनसे बहाना बनाकर कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका रोहित से ही झगड़ा हो गया है और बस इसीलिए वह इस तरह का बिहेवियर कर रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं रोहित से बात करके दोनों की सलाह जल्द ही करवा दूंगा। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली दिखाई दी, लेकिन अनुष्का के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, जिसकी वजह से मुझे अजीब तरह की टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरी भांजी के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है। मैंने शाम को ही रोहित को फ़ोन मिलाया, लेकिन 2-3 बार कॉल करने के बावजूद भी रोहित ने ना तो मेरा कॉल उठाया और ना ही उसने मुझे बैक कॉल किया। मुझे ऑफिस में बहुत काम था, जिस वजह से मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं रोहित से मिलने के लिए जाता। लेकिन अनुष्का की हालत देखकर मैं चाहे घर पर रहता या फिर ऑफिस में, लेकिन हर वक्त मैं एक उलझन और परेशानी में डूबा रहता। इधर 2-3 दिन बीते ही थे कि जब मैं ऑफिस से लौटकर वापस घर आया तो मुझे मेन गेट पर ही अनुष्का ही की कॉलेज की एक दोस्त मिली। उसने मुझसे हेलो बोला। मैंने उसके हाल चाल पूछे तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं तो ठीक हूँ मामा जी, लेकिन अनुष्का को पता नहीं क्या हो गया है। वह कॉलेज भी नहीं आ रही है और ना ही म्यूजिक क्लास में जा रही है। अभी बर्थडे पर लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तब तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके बाद से उसे न जाने क्या हो गया है। हम सभी फ्रेंड्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ना तो वह किसी का कॉल उठा रही है और ना ही वह किसी से मिलना चाहती है। अभी जब मैं उससे मिलने के लिए आई तो उसने मुझसे कुछ खास बातचीत भी नहीं की और कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी मैं यहाँ से चली जाऊँ। अनुष्का की दोस्त की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरी भांजी ऐसी तो कभी भी नहीं थी। वह तो हमेशा से खूब हंसने बोलने वाली बड़ी ही नटखट लड़की थी, लेकिन एकदम से वह इतना शांत कैसे रहने लगी। फिर मैंने उसकी सहेली से पूछा कि क्या रोहित कॉलेज आ रहा है, तो वह कहने लगी कि नहीं मामा जी, जिस दिन से अनुष्का कॉलेज नहीं आ रही है उसी दिन से रोहित भी नहीं आ रहा है, और जैसा बिहेवियर अनुष्का कर रही है ठीक वैसा ही रोहित भी कर रहा है। मैंने कहा, क्या बर्थडे वाले दिन अनुष्का और रोहित का झगड़ा हुआ था? तो वह कहने लगी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हम सभी लोग पार्टी करके एक साथ ही रोहित की गाड़ी से निकले थे। उसके बाद रोहित हम सबको एक एक करके ड्रॉप करते हुए लास्ट में अनुष्का को लेकर घर के लिए निकल गया था। तब तक तो उन लोगों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी जिससे हमें ये लगे कि उनका झगड़ा हुआ है, लेकिन अगर बाद में उनके बीच में ऐसी कोई बात हो गई हो तो फिर मुझे पता नहीं। लेकिन इससे पहले भी उनका झगड़ा हुआ है, पर वह इतना लंबा कभी भी नहीं चला। उन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को ज़रूर मना लेता था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न जाने ऐसी क्या बात है जो दोनों किसी को भी बताना ही नहीं चाहते हैं।
इतना कहकर अनुष्का की सहेली मुझे बाय कहकर चली गई। अनुष्का खाने के टाइम पर भी किसी से बात नहीं कर रही थी। जितना पूछो बस उतनी ही बात का जवाब देती और बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी रहती। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं और माँ बहुत परेशान थे। अनुष्का मेरी बहन की इकलौती बेटी थी। मेरी बहन और मेरे बीच उम्र का काफ़ी फासला था। अनुष्का के पिता का देहांत तो उसके पैदा होने के 2 साल के बाद ही हो गया था। उसके बाद से मेरी दीदी हमारे पास ही रहने लगी थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था और फिर कुछ सालों के बाद दीदी भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तब से मैंने ही अनुष्का को अपनी भांजी से ज़्यादा अपनी बेटी की तरह पाला था और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। वह मेरी लाडली भांजी थी। वह हमेशा से एक चुलबुली और खुश मिजाज लड़की रही है, लेकिन आज मैं पहली बार उसे इतना गुमसुम देख रहा था। मैंने हमेशा कोशिश की कि अनुष्का जो भी खुशी चाहे वह उसे मिले, लेकिन इस बार मैं अपनी भांजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी उदासी के पीछे वजह क्या थी वह मुझे पता ही नहीं चल पा रही थी। अगले ही दिन मैं अपने काम से समय निकालकर रोहित के घर पर पहुंचा। मैं जैसे ही अंदर गया और रोहित के पेरेंट्स से मिला तो उसकी माँ भी मुझसे यही शिकायत करने लगी कि रोहित जब से अनुष्का की बर्थडे पार्टी से लौटा है तब से ना तो वह ठीक से खा पी रहा है, ना ही किसी से मिलने जाता है और ना कॉलेज जा रहा है। न जाने उसे क्या हो गया है। वो कहने लगी कि मैं तो उससे पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो वह कुछ भी नहीं बताता। रजत बेटा, तुम ही उसे समझाओ और पूछो कि आखिर बात क्या है। मैं तुरंत ही रोहित के कमरे में पहुंचा तो वह भी अनुष्का की तरह ही न जाने कौन सी दुनिया में खोया हुआ अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे हेलो बोला, मुझे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वह बुरी तरह से घबरा गया। मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तो वह कहने लगा कि नहीं मामा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो फिर क्या बात है? आखिर तुम और अनुष्का क्या छुपा रहे हो? तुम दोनों हम सबको इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मेरी इस बात पर वह कहने लगा कि मामा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा है या फिर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो? सच सच बताओ कि तुम्हारा और अनुष्का का झगड़ा हो गया है ना? तो वह कहने लगा कि नहीं मामा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अगर झगड़ा हो भी जाता तो भी क्या, हम दोनों हर बार झगड़ा करने के बाद तुरंत ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर इस बार तुम लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो और तुम दोनों ने अपने ही आप को अपने अपने कमरों में बंद क्यों कर लिया है? मेरी इस बात को सुनकर वह कहने लगा कि मामा जी, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तुम्हारी और अनुष्का दोनों की एक साथ तबीयत खराब हो गई? तुम मुझे बताते हो या फिर मैं तुम्हारे कान के नीचे खींच कर लगाऊं? मेरी ऐसी बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं इतना तो जानता था कि जब तक मैं सख्ती से उससे नहीं पूछूंगा वह मुझे कुछ भी नहीं बताने वाला। मेरी बात सुनकर रोहित अचानक से रोने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए मामा जी, अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैंने कहा कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम अनुष्का को बचा नहीं पाए, आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम आखिर उसे किससे नहीं बचा पाए? मैंने कहा तुम मुझे साफ साफ बताते हो या नहीं? उसके बाद रोहित ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे अंदर गुस्से का लावा फूटने लगा। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे मैं पूरी दुनिया में आग ही लगा दूं। मैं तुरंत ही गुस्से में वहाँ से बाहर निकला और अपने घर पहुँचा। माँ मुझसे पूछने लगी कि रोहित ने तुम्हें कुछ बताया? तो मैंने उस वक्त उनसे झूठ बोल दिया कि नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया है। उसके बाद मैंने भी अपने आप को कमरे में जाकर बंद कर लिया और मैं वहाँ जाकर पहले तो खूब रोया, क्योंकि मैं चिल्लाकर अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता था, वरना माँ को और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती। जब मैं थोड़ा सा शांत हुआ था, मैंने अच्छे से सोचा कि अब आगे मुझे क्या करना है। उसके बाद रात को
मैं अनुष्का के पास गया। मैंने उससे कहा, अनुष्का बेटा, तुम्हारी वह डायमंड रिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट में दी थी। ये बात सुनकर अनुष्का अचानक से घबरा गई और वह दबी हुई ज़ुबान में मुझसे कहने लगी, वो मामा जी, वह रिंग तो मुझसे खो गई है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे डांटना नहीं, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। मैंने कहा, अरे पागल लड़की, एक डायमंड रिंग के लिए क्या कोई इतनी टेंशन लेता है। वह रिंग तो मैं तुझे तेरी खुशी के लिए दी थी, और उस रिंग की वजह से तूने अपनी खुशी ही खो दी। तू भी ना कभी बड़ी नहीं होगी। उसके बाद मैंने उसे डायमंड रिंग को अनुष्का के हाथ पर रख दिया, जिसे देखकर अचानक से उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वह कहने लगी, मामा जी, ये आपको कहाँ से मिली। मैंने कहा कि ये मुझे रोहित ने दी है। रोहित का नाम सुनकर अनुष्का के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी छा गई। फिर वह कहने लगी, क्या आप रोहित से मिले थे? तो क्या रोहित ने आपसे कुछ कहा है? मैंने कहा कि वह मुझसे क्या कहेगा, उसने मुझे बस ये रिंग दी थी। उसने कहा कि ये रिंग उसकी गाड़ी में कहीं पर गिर गई थी। जब बाद में उसे मिली तो उसने मुझे वापस कर दी और कहा है कि अनुष्का को दे देना, क्योंकि अनुष्का इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा, देखो बेटा, अब तो तुम्हें ये रिंग मिल गई है ना, तो तुम अब अपने मामा जी की खातिर एक प्यारी सी स्माइल दे दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरी बात सुनकर अनुष्का ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, मामा जी, अब आप इस दुनिया के सबसे अच्छे मामा हो। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी भांजी के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। अगले ही दिन मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो पुलिस डिपार्टमेंट में था। मैंने उससे एक जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए कहा, जिस जगह पर अनुष्का बर्थडे की रात को पार्टी से लौटते समय रोहित के साथ उसकी गाड़ी में रुकी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालने में अभी 3-4 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी तुम मुझे वह फ़ोटोज़ दिखा देना। 2-3 दिन के बाद ही उसका मेरे पास कॉल आया और फिर उसने मुझे जो फ़ोटोज़ दिखाई, उसे देखकर मैं समझ गया था कि रोहित ने मुझसे जो कुछ भी कहा है वह सब पूरी तरह से सच था। मेरे दोस्त ने पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो मैंने उससे कहा कि जो भी बात है वह मैं तुझे बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि कानून को सबूत चाहिए और मैं सबसे पहले सबूतों को इकट्ठा करना चाहता था। इसीलिए उस सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले लोगों की तस्वीरें मैंने अपने दोस्त को दिखाकर पूछा कि क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो, पर उसने तो पूरी तरह से इनकार कर दिया। वह मुझसे बार बार पूछ रहा था ये आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, पर मैंने उस वक्त उससे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये देखकर मैं बहुत परेशान था कि मेरा दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी उन दोनों आदमियों को पहचान नहीं सका। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वह दोनों तो थे ही पुलिस वाले ही। फिर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को कैसे नहीं पहचान पाता। माना दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिलना जुलना हो ही जाता है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है अभी तक ये लोग आपस में ना मिले हों, इसीलिए मेरा दोस्त इन दोनों पुलिस वालों को नहीं जानता हो। पर मैंने सोच लिया था कि मैं इन पुलिस वालों का पता हर हाल में लगा कर ही रहूँगा, जिसके लिए मैंने अपने उस दोस्त को भी बोल दिया था। करीब 3 दिन के बाद जब मैं ऑफिस से घर लौट कर आया तो माँ ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें अपने साथ मार्केट लेकर जाऊं, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ कपड़े सिलने के लिए डाले थे और वह 3 दिन के बाद ताऊ जी की बेटी की शादी में शामिल होने जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप अनुष्का को भी अपने साथ लेकर चली जाइए, क्योंकि जब वह नई जगह पर जाएगी और वहाँ हंसी खुशी का माहौल होगा तो उसका दिल भी बहल जाएगा और हो सकता है कि उसकी तबीयत भी वहाँ पर जाकर पूरी तरह से ठीक हो जाए। माँ ने कहा कि मैं तो उससे बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन वह तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद मैं माँ को लेकर मार्केट चला गया। जब माँ उस टेलर की दुकान पर पहुँची और अपने कपड़ों को लेकर बात करने लगी कि तभी मेरे फ़ोन पर एक ज़रूरी कॉल आ गया और मैं उस पर बात करने में बिज़ी हो गया। उसके बाद जब माँ ने अपने सिले हुए कपड़े उस दर्जी से ले लिए
तो उन्होंने मुझे टेलर को पैसे देने के लिए कहा। मैंने जैसे ही अपने पर्स से पैसे निकालकर टेलर की तरफ आगे बढ़ाए तो उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं वही देख रहा था जो मैं सोच रहा था। इसका मतलब अभी तक मैं मामले को जिस नज़र से देख रहा था वह तो कुछ और ही था। मैंने एक बार तुरंत अपने फ़ोन में उस तस्वीर को देखा और फिर तुरंत ही उस टेलर की तरफ देखा। फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह और कोई नहीं, वही इंसान है। वह टेलर मुझे अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर कहने लगा, क्या हुआ साहब, क्या कोई भूत देख लिया? मैंने उस वक्त गुस्से में उससे कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे साथ में माँ थी। मगर मैंने मन में सोचा कि बेटा अब देख, मैं तुझे बताता हूँ कि असली भूत कैसा दिखता है। मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने सोचा मैं जो कुछ भी करूँगा कल माँ के यहाँ से चले जाने के बाद ही करूँगा। मैं जैसे तैसे करके अनुष्का को भी समझा बुझाकर माँ के साथ शादी में भेज दिया और अगले दिन सुबह ही मैं तुरंत ही उस टेलर की दुकान पर पहुँच गया। मैंने उससे कहा कि दरअसल मेरे एक दोस्त के यहाँ पर शादी है और उसके घर की जितनी भी महिलाएं हैं वह सब आपसे ही अपने कपड़े सिलवाना चाहती हैं, क्योंकि उनके सामने मेरी माँ ने आपकी सिलाई की बहुत तारीफ़ की है। कम से कम उसके घर में 30 से 35 महिलाएं हैं जो आपको अपने कपड़ों का ऑर्डर देना चाहती हैं। तो अगर आप मेरे साथ चलकर ही उनका वहीं पर नाप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतनी सारी लेडीज़ों का यहाँ पर एक साथ आना मुमकिन नहीं है। मेरी बात सुनकर वह टेलर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और इतने बड़े ऑर्डर के लालच में वह तुरंत ही मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा मैंने उसे पानी ऑफ़र किया। मेरी दरिया दिली देखकर उसने तुरंत ही वह पानी पी लिया और बस कुछ मिनट में वह बेहोश होकर मेरी गाड़ी में गिर पड़ा। फिर मैं उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर मैंने उसे पहले तो अच्छे से बांधा। उसके बाद उसे होश में लाकर मैंने उसकी जमकर पिटाई की और उसे इतना पीटा कि जब तक मैं खुद भी नहीं थक गया था। वह मुझसे बार बार लगातार पूछे जा रहा था कि आखिर मैंने उसकी इतनी पिटाई क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं बताया कि मैं उसे इस कदर तकलीफ़ क्यों दे रहा हूँ, आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है। बल्कि मैं उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि उसकी जान उसके हलक में आकर नहीं अटक गई। फिर वह मेरे सामने बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, अगर मुझे रुपए चाहिए या कुछ और भी चाहिए तो वह सब कुछ मुझे देने को तैयार है। मैंने उससे कहा कि मुझे रुपए पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए। इस पर वह कहने लगा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें हर हाल में दे दूँगा, लेकिन बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। उसके बाद मैं अपने फ़ोन को निकाला और उसमें पड़ी हुई एक तस्वीर को उसे दिखाते हुए कहा कि मुझे इस इंसान का पता चाहिए। उस तस्वीर को देखते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह कहने लगा कि कौन हो तुम? मैंने कहा कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और अगर अब एक बार और तुमने कोई भी सवाल पूछा तो फिर वह सवाल पूछने के लिए तुम्हारी सांसें नहीं चलेंगी। इसीलिए एक बार में ही चुपचाप मुझे बता दो कि इस आदमी का पता क्या है। पर वह उस आदमी का पता बताने से इनकार करने लगा, यहाँ तक कि वह मुझे बेवकूफ़ बनाने लगा कि वह आदमी तो दिल्ली का है ही नहीं बल्कि कहीं बाहर का है। मैं पहले ही जानता था कि ये इंसान बहुत ही ढीठ किस्म का होगा, क्योंकि ऐसी हरकत करने वाले लोग इतने सीधे तो नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी से गन निकाल ली और उसके माथे पर रख दी, जिसे देखकर वह पोपट की तरह पूरा पता बोलने लगा। उसके बाद मैंने उस आदमी को अच्छे से बांधकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और उस पते की तरफ निकल पड़ा। जब मैं उस पते के बारे में लोगों से पूछता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर तो एक चौल थी। जैसे ही उस चौल के मैं अंदर गया तभी सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। मुझे वहाँ जब कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखा जिससे मैं उस शख्स के बारे में पूछ सकता था, तो मैं वहाँ पर खेलते हुए बच्चों में से एक प्यारी सी बच्ची से पूछा कि अमित का घर कौन सा है बेटा? तो वह मुझसे कहने लगी कि वह तो मेरे पापा हैं। ये देखकर मैं शॉक्ड रह गया कि जिस इंसान की खुद की एक लड़की हो, वो भी इतनी प्यारी बच्ची,
वह इस तरह की गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। मेरे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा पड़ा था, लेकिन उस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघलने लगा। मुझे उस बच्ची पर बहुत तरस आने लगा कि उसे भगवान ने एक ऐसा घटिया बाप की बेटी बनाकर पैदा किया है। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता था, मैं मजबूर था। कहते हैं ना कि कभी कभी माँ बाप के किए की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। वह बच्ची मासूम थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके बाप की करतूत का बदला अब मैं उससे लेने वाला हूँ, और उसके साथ वह करने वाला हूँ जिसके लिए मेरा ज़मीर और मेरा दिल मुझे बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था। मैं तुरंत ही उसे लेकर उसके घर पर पहुँच गया तो मैंने सामने अमित की पत्नी को देखा। थोड़ी ही देर में मैंने अपनी मीठी मीठी बातें करके अमित की पत्नी को ये यकीन दिला दिया कि मैं अमित का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और काफ़ी दूर से उससे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। उसकी पत्नी ने मेरी बात पर पूरी तरह से यकीन कर लिया। इस वजह से तुरंत ही मैं जाकर उस बच्ची के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले आया और एक प्यारी सी गुड़िया भी। उसके बाद मैंने अमित की पत्नी से कहा कि वह अमित को फ़ोन करके घर पर बुलाए और उससे कहे कि मैं उससे मिलने आया हूँ। उसकी पत्नी ने जब अमित को बताया कि उसका एक दोस्त उससे मिलने आया है तो वह बहुत हैरान होकर कहने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा दोस्त है जो इतनी दूर से मुझसे मिलने आया है। ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि वह ये बात सुनकर दौड़ा चला आएगा। वो जैसे ही घर में घुसा और उसने मुझे देखा, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब अमित की पत्नी भी हक्की बक्की रह गई। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा कि किसी भी अनजान को तुम बिना पूछताछ घर में बिठा लेती हो। तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या पता ये कौन है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं। ये देखकर उसकी पत्नी बुरी तरह से डर गई और कहने लगी कि लेकिन ये तो आपके बारे में काफ़ी सारी बातें बता रहे थे। मैंने अमित के करीब जाकर कहा कि अरे अरे, अगर मैं चोर हुआ भी तो तुम्हें किस बात का डर है। तुम तो एक पुलिस वाले हो और तुमसे तो उल्टा चोर खुद ही डरते होंगे। मेरे मुंह से पुलिस वाला शब्द सुनकर अमित के हाथ पैर कांपने लगे और उसकी पत्नी भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, भाभी जी, आपको नहीं पता आपके पति पुलिस वाले हैं। फिर मैंने एक ज़ोरदार हंसी हंसी। मैंने कहा, अरे वाह, तुमने अपने प्रोफेशन के बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बता रखा है। अच्छा बताइए भाभी जी, आपके पति पुलिस वाले नहीं तो फिर कौन है। पर वह कहने लगी कि ये पुलिस वाले तो नहीं हैं, ये तो नगर निगम में काम करते हैं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। मेरे इस तरह से चीखने चिल्लाने से अमित की पत्नी और उसकी बच्ची डरने लगे थे। मैंने कहा कि ये पुलिस वाला है। अमित शायद समझ चुका था कि मैं उसे पुलिस वाला क्यों कह रहा था। उसे किसी डर का अंदेशा होने लगा, इसीलिए वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगा और मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगा। मैंने भी उसके 2-3 खींच कर रख दिए, लेकिन फिर उसने मेरे सर पर पास में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट मार दिया, जिससे मेरे सर से खून निकलने लगा। ये देखकर उसकी बच्ची और पत्नी बुरी तरह से घबरा गए, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उससे अमित को इतना कस के मारा कि वह बुरी तरह से लंगड़ाने लगा। उसकी पत्नी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जैसे ही बाहर जाकर लोगों को बुलाने के लिए भागी, मैंने तुरंत ही अपनी गन निकालकर उसकी बच्ची के ऊपर तान दी। ये देखकर उसकी पत्नी दंग रह गई। मैंने कहा कि अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला या किसी को भी बुलाने की कोशिश की तो तुम्हारी बच्ची आज जिंदा नहीं बचेगी। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि मैं उसकी बच्ची को छोड़ दूं और पूछने लगी कि आखिर मैं उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं और मैं कौन हूं। मैंने कहा कि मैं कौन हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारा पति तुम्हें बताएगा कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। उसके बाद मैंने अमित की पत्नी से उस आदमी के हाथ पैर बंधवाए और उसकी पत्नी और बच्ची को अपने अगल बगल बिठाया और हाथ में गन लेकर उसकी बच्ची पर तान दी। वो दोनों लगातार बुरी तरह से रो रहे थे। उसकी बेटी को इस तरह से रोता हुआ देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन ये सब मेरी मजबूरी थी।
मैंने उसके बाद अमित से कहा कि अब सच बोल कि तूने उस रात को पुलिस वाला बनकर क्या किया था। वह मुझसे बार बार कहने लगा कि बच्ची के सामने मुझसे ये सब कुछ मत पूछो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कहा कि जब तुम वह सब मेरी भांजी के संग कर रहे थे तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी भी एक छोटी बच्ची है, और अब अपनी बच्ची के सामने सच बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। मैंने कहा कि अभी अगर मैं तेरी पत्नी के साथ भी तेरे सामने वही सब करूं तो तुझे कैसा लगेगा। इसके बाद मैं तुरंत ही उसकी पत्नी के चेहरे को कसकर पकड़ा और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, तो इससे अमित और उसकी पत्नी और बच्ची चिल्लाने लगे। उसकी पत्नी बुरी तरह से घबरा गई। अमित मेरे सामने रोकर गिड़गिड़ाने लगा और मुझे रुकने के लिए बोला। कहने लगा कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद अमित ने कहा कि दरअसल उस रात मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए निकला था कि तभी मैंने देखा कि एक गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई थी जिसमें मुझे दूर से एक लड़का और लड़की बैठे हुए नज़र आए। वह दोनों ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी के अंदर किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। मैंने इस बात का तुरंत ही फ़ायदा उठाया क्योंकि वह दिखने में काफ़ी कम उम्र के थे। मैंने सोचा कि अगर मैं पुलिस वाला बनकर इन्हें डराऊंगा और धमकाऊंगा तो मैं इनसे पैसे ऐंठ सकता हूँ। इसीलिए उसके बाद मैं तुरंत ही उनके पास गया और उन्हें डराते हुए ये यकीन दिला दिया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों इतनी रात में इस सुनसान जगह पर क्या गलत काम कर रहे हो। वह दोनों अचानक से रोने लगे और कहने लगे कि सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दरअसल हमारी एक ज़रूरी चीज़ खो गई थी, बस हम तो उसी को ढूंढ रहे थे। मैंने बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या सुरक्षा के लिए वह ढूंढ रहे हो। इस बात से वो दोनों बुरी तरह से शर्मिंदा हो गए, लेकिन मैं ज़ोरदार हंसी हंसते हुए अपने दोस्त के हाथ पर ताली मारी। वह लड़का थोड़ा सा गुस्से में आकर कहने लगा कि सर, आप इस तरह की फालतू की बकवास हमारे सामने क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एक बार फिर से उस पर ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि अगर मुझसे ऐसी बात की तो अभी के अभी तुझे जेल में डाल दूंगा और फिर तुम दोनों को झूठे इल्ज़ाम में फंसा दूंगा कि तुम लोग आधी रात गाड़ी में गलत काम कर रहे थे और ये लड़की ये तो एक धंधे वाली है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसके बाद वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि सर प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दीजिए, हमारी बात का यकीन करिए, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरी जेब गर्म करनी होगी। वह लड़का मेरी इस बात के लिए मान गया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कैश तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एटीएम तो होगा ना तेरे पास, चल गाड़ी घुमा। उसके बाद मैं लड़की के पास पीछे बैठ गया और मेरा दोस्त लड़के के पास में बैठ गया। मैं जैसे ही पीछे लड़की के पास बैठा तो उसकी खूबसूरती देखकर मुझे कुछ अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने तुरंत ही उसका बैग उठाया और पूरी तरह से खंगाल डाला तो उसमें बड़े ही महंगे परफ्यूम्स और अच्छी अच्छी चॉकलेट्स निकली। मैंने उस लड़की को ज़बरदस्ती करके चॉकलेट खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह तो बस रोए ही चली जा रही थी। लेकिन उस वक्त मेरे सर पर उसे देखकर जुनून सा सवार था। जब उस लड़के ने एटीएम पर जाकर गाड़ी रोकी तो मैंने अपने दोस्त को उस लड़के के साथ भेज दिया, पर वह लड़का उस लड़की को अकेले छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। तो मैंने उसे डराया कि अगर तू अभी के अभी नहीं गया तो फिर मैं तुम दोनों को फंसा दूंगा, जिससे वह एक बार फिर घबराया और तुरंत ही मेरे दोस्त के साथ एटीएम में चला गया। उसके जाते ही मैंने अंदर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और लड़की से बात करने की कोशिश करने लगा। लड़की के मैं जितना करीब जाने की कोशिश करता वह उतना डर रही थी और सहम रही थी। मैं उसे समझा रहा था कि वह मुझे एक बार, लेकिन वह मुझे से डरती ही चली जा रही थी। वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं तो मैं उसे एक बार गाल पर ही सही। इसीलिए मैं अपने इरादों को पूरा करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो घबरा कर पीछे हटने लगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उसने मेरे गाल पर एक खींचकर तमाचा मार दिया और वह बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। मैं फिर से संभला और तुरंत ही
मैं उसकी तरफ फिर से आगे बढ़ा, लेकिन तब तक उसका दोस्त घबरा कर गाड़ी के बाहर आ गया और वह गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाने के लिए बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। मेरे हाथ से एक बहुत अच्छा मौका निकल गया था, लेकिन मजबूरन मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। वो बोला, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, फिर आप मेरी दोस्त के साथ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने उसे कहा कि मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने धीरे से मेरे कान में कहा कि देखो, अब हमें पैसे मिल चुके हैं और इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर असली पुलिस यहाँ आ गई तो फिर हम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए लड़की का चक्कर छोड़ दो और तुरंत ही यहाँ से निकलो। और फिर मजबूरन मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। इसके बाद पूरी सच्चाई बोलकर अमित रोने लगा। मैं तुरंत ही वहाँ से उठा और मैंने अमित की पत्नी की तरफ देखकर कहा कि भाभी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर मैं आपके साथ ये सब नहीं करता तो आपके पति का असली चेहरा आपकी नज़रों के सामने कभी भी नहीं आता। मैंने अमित से कहा कि तुमने मेरी भांजी के साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें आज यहाँ जान से मारने के लिए ही आया था, लेकिन तेरी मासूम बच्ची का चेहरा देखकर मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ तेरी बच्ची की खातिर ही तुझे तेरी ज़िंदगी आज मैं बख्श रहा हूँ। मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को बुलाकर अमित और उसके दोस्त को पकड़वा दिया और सबूत के तौर पर मैंने पहले ही अपनी शर्ट के बटन में स्पाई कैमरा लगा लिया था, जिससे कि जब अमित अपने जुर्म को कबूल करे तो मैं उसका पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और फिर वही रिकॉर्डेड वीडियो मैंने अपने दोस्त को दे दिया। अगले ही दिन माँ और अनुष्का ताऊ जी की बेटी की शादी से वापस आ गए थे। उसके बाद मैंने फ़ोन करके रोहित को घर बुला लिया। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों को कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। वो दोनों मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर मैं उन्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा वो हैरान तब हुए जब उन्होंने देखा कि मैंने गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने जाकर रोकी थी। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं उन्हें अंदर लेकर गया तो सामने सलाखों के पीछे जिन दोनों लोगों को अनुष्का और रोहित ने खड़े देखा, उनके तो पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। एक दूसरे को देखते वो लोग कभी तो कभी मेरी तरफ देखते। मैंने अनुष्का से कहा कि रोहित ने उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने अपनी भांजी से कहा कि बेटा, तुम्हें अपने मामा जी पर इतना भी भरोसा नहीं था कि वो तेरे लिए इंसाफ करेंगे? तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखती। अनुष्का तुरंत ही मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मामा जी, मैं उस दिन से बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सब आपको कैसे बताऊं। मैंने रोहित से कहा कि कम से कम तुम्हें तो मुझे तुरंत ही सब कुछ कहना चाहिए था। रोहित कहने लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था मामा जी, क्योंकि मेरे होते हुए भी अनुष्का के साथ उस दिन वो सब हुआ। इसी वजह से मैंने अनुष्का से बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे खुद पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अनुष्का की सुरक्षा नहीं कर सका। मैंने कहा, तुम दोनों की उम्र अभी कम है, बस इसी वजह से इन जैसे लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया। और एक सच और आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये दोनों कोई पुलिस वाले नहीं हैं। ये सुनकर तो वह दोनों हैरान रह गए। मैंने कहा, हाँ, तुमने सही सुना। इन्होंने तुमसे झूठ बोलकर पैसे ऐंठे। इन्होंने सोचा कि अगर ये तुम्हें पुलिस वाला बनकर नहीं दिखाएंगे तो तुम लोग इनके झांसे में आकर इन्हें पैसे नहीं दोगे। उसके बाद मैं अनुष्का और रोहित को लेकर घर आ गया। मैंने अनुष्का से कहा कि तुम मुझसे अब वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी कोई भी बात अपने मामा जी से नहीं छुपाओगी, फिर चाहे वह कैसी भी बात हो। और हाँ, कभी भी किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों के डर का फ़ायदा उठाकर अपना काम निकलवाते हैं। अनुष्का कहने लगी कि मामा जी, उस आदमी ने मेरे साथ जो भी करने की कोशिश की, मैं उस सब से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर घर में या बाहर किसी को भी ये बात पता चल गई तो कि मेरे साथ ये सब हुआ है, तो फिर मेरी इज़्ज़त और आप लोगों की इज़्ज़त का क्या होता। मैंने कहा, यही सोच हम लोगों को बदलनी है। हमारी इज़्ज़त पर दाग आखिर कैसे लग जाता?
तुमने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया ना। हमारे समाज की इसी सोच की वजह से आज जिन लड़कियों के साथ गलत होता है, समाज उन्हें ही गलत नज़र से देखता है, जबकि जो गलत करने वाले होते हैं वह सीना चौड़ा करके आराम से घूम रहे होते हैं और अपने ही घर, मोहल्ले, समाज में आराम से रह रहे होते हैं। और जो लोग पीड़ित लड़की को गिरी हुई नज़र से देखते हैं, वही लोग उस अत्याचारी इंसान के साथ आराम से उठते बैठते हैं और उसे ऐसे जताते हैं कि जैसे उसने कोई भी गलत काम किया ही नहीं है, जबकि होना उल्टा चाहिए। पर समाज के सोचने का तरीका ही ऐसा है जिसे हमें ही बदलना होगा। अनुष्का कहने लगी, आपने ठीक कहा मामा जी, अगर मैं भी ऐसी सोच नहीं रखती तो अब तक जो भी कुछ हुआ वह नहीं होता। उसके बाद मेरी भांजी एक बार फिर से कॉलेज जाने लगी और अपने म्यूजिक क्लास में भी जाना उसने शुरू कर दिया और उसने फैसला कर लिया कि वह अब अच्छे से पढ़ाई में कड़ी से कड़ी मेहनत करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगी, ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके। कुछ टाइम के बाद उन दोनों ही आदमियों को सज़ा हो गई और आज वह अपने किए हुए की गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।